हमारे पास बेसिकली ये एक रिज़ल्ट है जो कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देख लें। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिटेल में हम पढ़ चुके हुए हैं। बेसिकली ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, तो ये एक ऐसी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, क्योंकि ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की होती है, जिसका डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास ये गिवन होता है एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स, और इस पर ये वाली कंडीशन होती है q प्लस पी हमारे पास 1 के इक्वल आता है। p यहाँ पे क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थी, और q जो था वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अगर आपके वो सक्सेस का पता है तो फेलियर आप 1 में से माइनस करके फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक रिज़ल्ट भी आपने देखा हुआ है, बेसिकली ये बायनॉमियल थ्योरम की तरह का होता है कि a प्लस बी पावर n जो है इसको समीशन की फॉर्म में इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने ये शो करना है कि जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम नॉर्मल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं या नॉर्मल अप्रॉक्सीमेशन उसकी कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेंगे, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और हम जो है उस पर कैलकुलेशंस वगैरह अप्लाई करेंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का हमारे पास मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा। तो इट मीन्स हम प्रूफ कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n, अगर आपके पास n की बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो उसके लिए जो है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कब, जब n हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। इसमें हम स्मॉल n की बात कर रहे हैं। इससे पहले आपने रिजल्ट पढ़ा था कि जब कैपिटल N लार्ज होगा तो हाइपर ज्योमेट्रिक जो है उसको हम बायनॉमियल से उसकी अप्रॉक्सीमेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास स्मॉल n लार्ज होगा, स्मॉल n लार्ज होगा तो जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लेंगे, फिर उसके बाद हम इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेंगे और उसको ये फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n का मतलब क्या है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बहुत ज़्यादा लार्ज है, मीन्स वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसके लिए हम प्रूफ करेंगे। वी नो दैट द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन बाय, हमें पता है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह की होती है, इस फॉर्म की होती है। इसको हम लिखते हैं b x, n, p की फॉर्म में इसको लिखते हैं, और ये n c x p पावर x q पावर n माइनस x के इक्वल होती है। और बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो हमेशा एन पी के इक्वल होता है, जो उसका सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस होता है वो एन पी क्यू के इक्वल होता है। तो स्टैंडर्डाइज्ड जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें z जो है वो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा के इक्वल होता है। इन दिस केस z इज़ इक्वल टू, अब अगर हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में देखें जहाँ पे म्यू जो है वो एन पी के इक्वल है और सिग्मा स्क्वायर जो है वो एन पी क्यू के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे म्यू की जगह पे हमने एन पी रिप्लेस कर दिया, सिग्मा स्क्वायर की जगह पे सिग्मा की जगह पे हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये एन पी क्यू का स्क्वायर रूट रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कंसिडर करने जा रहे हैं, किसका, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, किसका, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। नॉर्मल का तो हमने प्रूफ करना है, तो सेम वही फार्मूला लगाएंगे। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन वेरिएबल z की बात कर रहे हैं तो z ऑफ t आ जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t z आ गया। z की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी और इसको अंदर मल्टीप्लाई किया। जिस टर्म में हमारे पास x इन्वॉल्व नहीं हो रहा उसको हम बाहर निकाल लेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू से, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax इज़ इक्वल टू a टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आता है। तो जो भी कांस्टेंट हो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस आ गया और ये कांस्टेंट डील हो रहा है क्योंकि इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया और बाकी की एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला अप्लाई करना है जो कि समीशन की फॉर्म में होता है, समीशन एक्स फ्रॉम 0 to n, और साथ में ये वाली जो टर्म है ये एज इट इज़ आ जाएगी और जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आ जाएगा जो एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर n माइनस एक्स के इक्वल होता है।
अब यहाँ पे देखें जिन टर्म्स की पावर जो है वो x है उनको हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे दो ऐसी टर्म्स हैं जिनकी पावर x है, एक तो p की पावर x है और दूसरा इसमें भी x पावर इन्वॉल्व हो रही है। तो हमने कंबाइन करके दोनों की इकट्ठी पावर x लिख दी और q की पावर n माइनस x होगी। अब देखें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अभी हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास हो q प्लस p पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं NCX समेशन के फॉर्म में, p पावर x q पावर n माइनस x की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास NCX तो है लेकिन इस p की पावर x है, मीन्स इस p की जगह पे ये वाली टर्म आ जाएगी, और q की पावर n माइनस x है तो यहाँ पे भी q ही है, तो इट मीन्स ये इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपने p को किस से रिप्लेस कर देना है, इस चीज़ से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि इसकी पावर x है तो इसको हमने p से रिप्लेस कर दिया, तो इस फॉर्म में ये वाला हमारे पास समेशन में आ गया। ये बेसिकली बायनॉमियल थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया, q प्लस पी ई रेज टू द पावर t ओवर एन पी क्यू, ये एज इट इज़ आ जाएगा, पावर n आ जाएगा, और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ये जो कांस्टेंट टर्म हमने बाहर निकाली हुई थी वो भी साथ मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए इसकी पावर भी n है, इसकी पावर भी n है, तो दोनों जो है वो हम इस टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सबकी पावर n लिख सकते हैं। वो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और होल पावर n आ गई, क्योंकि दोनों की पावर सेम n है। तो इस वाले एक्सप्रेशन से हमने t कॉमन ले लिया, ये वाला एक्सप्रेशन एज इट इज़ लिख दिया, यहाँ से t कॉमन लिया तो 1 माइनस पी पावर t इंटू टी आ गया ओवर एन पी क्यू, स्क्वायर रूट आ गया और होल पावर p, होल पावर n। नेक्स्ट है हमारे पास वी नो दैट, हमें ये पता है कि अगर ई रेज टू द पावर x में की जो एक्सपेंशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, ये बेसिकली हमारे पास होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये इस फॉर्म में होती है। अब हमारे पास जो टर्म है वो कुछ इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, मीन्स जहाँ जहाँ पहले x था, x की जगह पे ये चीज़ आ गई, वहाँ पे ये टर्म आ गई, तो 1 प्लस एक्स की जगह पे ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह पे ये वाली टर्म आ गई, इसी तरह से बाकी की जगह पे भी। अब अगर इसको आप p से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म्स के साथ p मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हम कर क्या रहे हैं, जो पिछले एक्सप्रेशन में हमारे पास एक ये टर्म आई है और साथ में एक दूसरी टर्म भी आई है ये वाली, तो इन दोनों का समीशन था, तो इन दोनों की सिंप्लीफाइड फॉर्म हम लिखना चाह रहे हैं ताकि अगर कुछ कैंसिलेशन या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो वो हो जाए। p से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म भी p से मल्टीप्लाई हो गई, ये वाली भी होगी, इसी तरह से बाकी सारी टर्म्स भी p से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसके साथ साथ ई रेज टू द पावर, देखिए ई रेज टू द पावर x की एक्सपेंशन जो है वो सेम ही रहेगी जो अभी हमने डिस्कस की है। अगर x है तो सारी टर्म्स में x आ जाएगा, अदरवाइज़ जो इस जगह पे टर्म होगी वो आ जाएगी। तो इसकी एक्सपेंशन हमने 1 प्लस दिस टर्म आनी थी, ये माइनस में है तो माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, क्योंकि इसको स्क्वायर हो जाना था तो वो माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नेक्स्ट हमने इस पूरे टर्म को जो है वो q से मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म q से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी, और इसी तरह से बाकी सारी टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद हमारा जो एक्सप्रेशन था वो इन दोनों का सम था, तो हमने पहले वाली टर्म्स लिखी, ये वाली इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लिया, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी। इनमें से कॉमन आ जाएगा 1/2, जो सेकंड टर्म्स हैं उनमें से 1/2 फैक्टोरियल NPQ कॉमन आ जाएगा आपके पास, और बाकी आप उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। इसी तरह बाकी टर्म्स में से भी कॉमन आ जाएगा। इसके साथ साथ आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि q प्लस पी जो है वो 1 के इक्वल होता है, ये भी हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये q प्लस पी 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे क्यू पी है और ओवर में भी पी क्यू है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल n प्लस एंड सो ऑन इस फॉर्म में आ गया। ये वही कैलकुलेशंस हैं जो हम पहले भी करते रहे हैं। तो आपके पास जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में बन गया।
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम ये हमारे पास इस सब की पावर n है तो लॉगरिथम अप्लाई करेंगे ताकि n हमारे साथ पास पहले आ जाए, पावर में ना रहे तो n पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ बाकी सारी टर्म्स आ जाएगा। इसके अलावा ये भी लॉग का एक फार्मूला होता है कि लॉग ऑफ 1 + x जो होता है वो x - x² / 2 + x3/3, एक प्लस साइन के साथ दूसरी माइनस के साथ, फिर एक प्लस फिर एक माइनस के साथ, इसी तरह से ऑल्टरनेट साइंस आएंगे और साथ में x, फिर बाद में x²/2 x3/3, इस तरह से, इसमें फैक्टोरियल नहीं आते। तो log ऑफ mgt जो है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा n इंटू t²/2n प्लस t³/3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये इस फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाली फॉर्म आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट हमने बात की थी फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कैलकुलेट करेंगे। ये हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किया, log ऑफ mz ऑफ t आ गया इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी t² प्लस एंड सो ऑन। ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ पे जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ओवर में n है तो ये 0 हो जाएगा, तो t² आ जाएगा राइट साइड पे जो है। इसके बाद हम एंटी लॉगरिथम अप्लाई करेंगे तो e⁻t² आ जाएगा। एज़ फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है वो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, e⁻μt + 1/2 σ²t²। बट फॉर स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि उसका मीन हमेशा 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। तो यहाँ पे मीन 0 करें, वेरिएंस 1 करें तो ये 1/2 t² ही आता है, या फिर t²/2 आता है। इट मीन्स ये किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 10 फॉर लार्ज वैल्यू n बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है हमारे पास, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 200 टाइम्स। 200 टाइम्स के एक कॉइन आपने 200 दफ़ा टॉस किया, इट मीन्स n जो है वो क्या है, लार्ज है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड्स अकर बिटवीन 80 to 120, कि जो आपके पास नंबर ऑफ हेड्स आए वो 80 से 120 के दरमियान आए, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमने कहाँ से कहाँ तक फाइंड आउट करनी है, 80 से 120 के इन बिटवीन। तो प्रोबेबिलिटी जो है ये हमारे पास आपको पता है, जो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है और जो बायनॉमियल होती है वो डिस्क्रीट होती है। ये हमारे पास डिस्क्रीट होती है। इट मीन्स कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस में जो है वो एरर्स रह जाएंगी, तो इनको कवर करने के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, करेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एक टर्म इन्वॉल्व होती है जिससे हम डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन को कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको यूज़ करेंगे तो हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो बेटर आएंगे, तो इसलिए ये वाली टर्म इन्वॉल्व होती है। ये टर्म आपने थोड़ी सी इसको खुद भी स्टडी करना है। बेसिकली ये क्या कहती है कि अगर x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो 0.5 आपने माइनस करना है, ठीक है। अगर x लेस देन इक्वल टू हो, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 80 हो, x लेस देन इक्वल टू a हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a हो, तो ये बेसिकली इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस 0.5, ठीक है। अगर x लेस देन इक्वल टू हो, जिस तरह यहाँ पे है, तो यहाँ पे 0.5 जो है वो ऐड कर देते हैं, लेस देन में ऐड कर देते हैं, ग्रेटर देन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ z इज़ इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है। म्यू हमारे पास एन पी के इक्वल होता है, n हमारे पास 200 है। p जो है वो कॉइन हम टास्क कर रहे हैं, तो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/2 होती है। हमने क्या फाइंड आउट करना था, नंबर ऑफ हेड्स अकर बिटवीन 80 to 120, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है।
तो इस तरह से हमारे पास म्यू आ गया। सिग्मा स्क्वायर जो है वो NPQ के इक्वल आता है। P जब 1/2 है और Q जो है वो 1 में से माइनस करेंगे वो भी 1/2 आएगा और ये 50 आ गया। नाउ z इज़ इक्वल टू, z जो है वो बेसिकली x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है। म्यू की जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया 50, सिग्मा की जगह पे आपने ये वाला सिग्मा का जो वैल्यू थी स्क्वायर रूट रिप्लेस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे दो वैल्यूज़ के लिए, एक तो x जहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा x जहाँ पे उसकी जो है वो वेरिएशन है। x की जो वेरिएशन है वो 79.5 से 120.5 के लिए। एक दफ़ा हम x की इस वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे, दूसरी दफ़ा x की इस वैल्यू के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो z आ जाएगा हमारे पास, x की जगह पे एक दफ़ा हमने ये वैल्यू रखी और एक दफ़ा ये वाली वैल्यू रखी। तो z की जो वैल्यू है -2.8991 आ गई और z की वैल्यू यहाँ से ये आ गई। ठीक है, इन दोनों के इन बिटवीन हमने फाइंड आउट करना है। तो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी इन दोनों के इन बिटवीन कैलकुलेट करनी है। इसको भी हमने z में कन्वर्ट कर लिया, तो z में जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास एरिया होता है। अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से देखें, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से अगर आप इसको देखना चाहें तो ये कुछ इस टाइप का होता है। हमने कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे z इज़ इक्वल टू 0 होता है। हमने कैलकुलेट करनी है -2.899 से। तो ये आलमोस्ट ये टोटल एरिया अंडर द कर्व 1 होता है। ये आलमोस्ट यहाँ पे होगा -2.899 से लेके 2.899 तक, यहाँ तक कैलकुलेट करनी है 2.899 तक। ये वाला हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो आपने ये चेक करके आना है कि ये किस तरह से इसके इक्वल आती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछना है। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें।